अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की हमारी जो वीडियो है चैप्टर 1 की लास्ट वीडियो के बीच में ही आ जाएगी या इसके बाद एक और वीडियो होगी। अच्छा, इसमें देखिए, इसमें हमारे पास क्या है, हम जैसे मेडिकल प्रॉब्लम्स और साइड इन्फॉर्मेशन को क्या करना है, साइड इन्फॉर्मेशन को हमने यहाँ पे डिस्कस करना है। ठीक है, तो मेडिकल प्रॉब्लम से पहले ना हम एक ज़रा ट्रिक सीखते हैं। आपने याद रखना है, जब भी आपने किसी भी क्लास के न्यूमेरिकल्स करने हैं, कुछ भी, अगर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कुछ भी है ना, तो उसके लिए आपने सबसे पहले बनानी है एक फार्मूला शीट। फॉर्मूला शीट के अंदर क्या होगा आपके पास, आपके जो जिस चैप्टर के आप न्यूमेरिकल कर रहे हैं, जितने भी इसमें फार्मूलास यूज़ होते हैं वो सारे आपने लिख लेने हैं, ताकि आपको फार्मूला सेलेक्ट करते हुए कोई भी कंफ्यूजन ना हो। आपके चैप्टर 1 में हमने बस ये 3 फार्मूलास यूज़ करने हैं और इस 3 फार्मूला से हमने क्या करना है, अपने न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए पहला फॉर्मूला जो हमने यूज़ करना है वो है टाइम पीरियड फॉर सिंपल पेंडुलम का, दूसरा आपकी वेव इक्वेशन v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, और तीसरा 9th क्लास का एक फॉर्मूला है डिस्टेंस वाला, एस इज इक्वल टू वी टी। ठीक है। अच्छा, इसमें ना अपनी बात याद रखनी है, ये जो लैम्डा होता है इसे हम वेवलेंथ कहते हैं, मतलब लेंथ ऑफ अ वेव, और इसके यूनिट मीटर होते हैं, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, तो अब हमने क्या डिस्कस करना है, जब भी आपने याद रखना है लैम्डा, जब भी आपके पास डाटा में गिवन होगा ना, वहाँ पे साफ साफ बताया होगा कि ये वेवलेंथ है। ठीक है, और अगर फॉर एग्जांपल आपके पास दो डिस्टेंस हैं, एक बताया हुआ है 50 सेंटीमीटर है और एक डिस्टेंस बताया है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, इसमें से जिस डिस्टेंस के बारे में बताया होगा कि ये वाला आपके पास जो 25 मीटर है ये वेवलेंथ है, उसको हमने लैम्डा लिखना है, और बाकी जो दूसरा जिसके साथ वेवलेंथ का वर्ड नहीं लिखा होगा उसको हमने खाली डिस्टेंस ही कंसिडर करना है, उसको हम एस से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये ज़रा बात याद रखनी है इस सारे न्यूमेरिकल्स के अंदर। तो पहले अगर हम न्यूमेरिकल देखें तो पहले न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट हमारे पास ज़रा देखिएगा। पहले न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट है टाइम पीरियड फॉर सिंपल पेंडुलम, हमारे पास 2 सेकंड है। तो आपको पता है सबसे पहले हमारे पास जो हमने लिखना होता है वो है गिवन डाटा। तो गिवन डाटा के अंदर हमने क्या किया, गिवन डाटा के अंदर हमने लिख लिया कि टाइम पीरियड का जिसका सिंबल क्या होता है, कैपिटल टी होता है, उसका उसको 2 सेकंड है हमारे पास। और आगे क्या लिखा, व्हाट विल बी द लेंथ ऑन द अर्थ। आपने पेंडुलम की लेंथ बतानी है अर्थ के ऊपर कितनी होती है, तो ये 2 पॉइंट में हमारे पास क्या आ जाएगा कि आपने लेंथ ऑफ पेंडुलम अर्थ के ऊपर को आपने रिप्रेजेंट किया है एल और नीचे स्मॉल ई के साथ। और इसी तरह आपने मून के ऊपर भी लेंथ ऑफ पेंडुलम बतानी है, तो मून के ऊपर जो लेंथ ऑफ पेंडुलम होगा उसको आपने एल एम के साथ रिप्रेजेंट किया है। अब जी ई की वैल्यू, आपको जी ई का मतलब है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन या ग्रेविटी की वैल्यू, अर्थ के ऊपर 10 हमें पहले से पता है वैसे तो, लेकिन जो वैल्यूज़ वैसे 9.8 भी होती है ओरिजिनल वैल्यू, लेकिन 9th क्लास में हम 10 यूज़ करते हैं। यहाँ पे बात याद रखनी है, जो भी आपको डाटा क्वेश्चन में गिवन होगा ना न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट में, आपने वही यूज़ करना है। और फर्दर आगे बताया हुआ कि आपके पास मून के ऊपर जो जी एम है, मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ मून, उसके लिए आपने फॉर्मूला क्या यूज़ करना है, उसके लिए आपने अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को 6 से डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पे हमने ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन अर्थ 10 आ गया, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मून कितना आ जाएगा, आपने 10 को 6 से डिवाइड कर दे तो 1.67 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास सोल्यूशन देख लें। इसका मतलब 2 पॉइंट के अंदर आपके पास दो चीज़ें आ जाएंगी, आपने पेंडुलम की लेंथ निकालनी है अर्थ के ऊपर कितनी होगी, और पेंडुलम की लेंथ निकालनी है मून के ऊपर कितनी होगी। तो सिंपली स्टेटेड हमारे पास क्या है, एक ही फॉर्मूला है लेंथ आपके पास टाइम पीरियड फॉर सिंपल पेंडुलम, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। और अब देखें, अब जाहिर सी बात है, हमें जो फाइंड हमने चीज़ करनी है वो है लेंथ। आपने हमेशा याद रखना है, अगर तो जो चीज़ आपने फाइंड करनी है वो स्क्वायर रूट के नीचे है तो फिर आपको स्क्वायर रूट ख़त्म करना पड़ेगा, लेकिन अगर जो चीज़ आपने फाइंड करनी है वो स्क्वायर रूट के नीचे नहीं है तो आपको स्क्वायर रूट को ख़त्म करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे तो लेंथ निकाली है, लेंथ हमारे स्क्वायर रूट के अंदर है, तो हमने क्या किया, इसको स्क्वायर रूट को ख़त्म करना है। तो स्क्वायर रूट ख़त्म कैसे होगा, हमने दोनों साइड पे स्क्वायर ले लिया, तो यहाँ पे टी का स्क्वायर टी स्क्वायर आ गया, 2 पाई का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, 2 पाई का होल स्क्वायर, और अंडर रूट का भी होल स्क्वायर आ देगा। यहाँ पे हमें साफ साफ पता है कि यहाँ पे तो कुछ भी कैंसिल नहीं होना, 2 का स्क्वायर 4 होता है तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, और फर्दर ये जो अब हमारे पास क्या है, जो अंडर रूट है वो स्क्वायर रूट के साथ क्या हो जाएगा, जो हमारे पास स्क्वायर रूट है वो स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो फॉर्मूला बचेगा टी स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल ओवर जी। और अगर हम इसे रीअरेंज करके देखें, रीअरेंज का मतलब है हमारे जो रिक्वायर्ड आंसर है, मतलब जो हमने चीज़ फाइंड करनी है उसको हमने लेफ्ट साइड पे लेके आना है। तो देखें, जी इधर डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके टी के साथ टी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 4 पाई स्क्वायर इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब आगे हमने ना क्वेश्चन के दो पार्ट्स कर देने, एक कैलकुलेशन होगी अर्थ के लिए और एक कैलकुलेशन होगी मून के लिए। अर्थ के केस के अंदर अब टाइम पीरियड तो दोनों का सेम ही है। अर्थ के केस के ऊपर आपने क्या करना है, जो हमारे पास लेंथ है ना उसको एल ई से रिप्रेजेंट कर देना है और जी को जी ई के साथ। इस तरह मून के केस में लेंथ को एल एम के साथ रिप्रेजेंट करना है और मून जी को जी एम के साथ।
तो बाकी आपने सिंपल वैल्यू से पुट करनी है। पहले केस में टाइम पीरियड 2 आ गया, जी की वैल्यू अर्थ पे 10 होती है और नीचे 4 पाई स्क्वायर लिखा है। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अर्थ के ऊपर पेंडुलम की लेंथ 1.02 मीटर होती है। और इसी तरह मून के लिए कैलकुलेशन करेंगे तो मून के ऊपर क्या आ जाएगा कि हमारे पास मून को हमने सॉल्व किया है, यहाँ पे जी एम की जगह 10 नहीं लिखा हुआ, आपने क्या लिखा, जी एम की वैल्यू कितनी आई थी 1.67, तो 1.67 लिखती है। और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 0.169 मीटर आंसर आ जाता है। इसको राउंड ऑफ करें तो 0.17। अच्छा, यहाँ पे बच्चे क्वेश्चन करते हैं कि अगर हम राउंड ऑफ करना भूल जाएं, पहली बात तो ये पीडीबी के अंदर ना आपने पहले ट्राई करनी है कि प्रैक्टिस इतनी करनी है कि जो बुक वाले आंसर ना वो लेके आएँ। लेकिन अगर आप इसे राउंड ऑफ नहीं भी करते तो इसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन बेहतर यही है कि आप कर दें राउंड ऑफ। ठीक है, ये हमारे पास मेडिकल नंबर 1 था। अब ये नेक्स्ट हमारे पास मेडिकल नंबर 2 है, इसमें ज़रा देख लेते हैं। मेडिकल नंबर 2 में यह पेंडुलम है जिसकी लेंथ कितनी है 0.99 मीटर है, तो लेंथ ऑफ पेंडुलम आ गया। और प्लैनेट हमारे पास क्या है, मून है, तो एल एम के साथ रिप्रेजेंट किया है। टाइम पीरियड हमारे पास कितना है, उसको टी एम से रिप्रेजेंट कर दिया। मून के पर वो 4.9 सेकेंड्स है। आपने जी की वैल्यू बतानी है, मतलब जी एम की वैल्यू बतानी है आपने। तो सिंपली जो हमारे पास क्या था, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या आ जाएगा यहाँ पे मून के लिए, ये होगा लेंथ के एल एम से रिप्रेजेंट किया है। और जो हमारे पास जी एम है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। आप इस केस में क्योंकि हमारे पास बस एक ही पेंडुलम की बात हो रही है, आप इसे एल और सिंपल लेटर्स के साथ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे साफ साफ ये लिखा हुआ है कि अब अंडर रूट के नीचे वाली चीज़, अब देखिए ना, जी निकालना है आपने, तो जी तो अंडर रूट के नीचे लिखा हुआ, तो इसका मतलब दोबारा से हमें क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पे स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। जी, तो हमने क्या किया, दोनों साइड पे स्क्वायर ले लिया है, तो यहाँ पे टी है तो टी का स्क्वायर आ जाएगा, 2 पाई का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर होता है। और यहाँ पे स्क्वायर रूट हमारा स्क्वायर के साथ कैंसिल, तो बाकी ये टर्म बच गई। हमने जी की वैल्यू निकालनी है, तो जी को एक साइड पे कर लेंगे, बाकी सारी चीज़ें एक साइड पे आ जाएंगी। सिमिलरली देखिए, टी इधर आके डिवाइड हो जाएगा, जी उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास ये फॉर्मूला आ जाएगा यहाँ से। यहाँ पे आपने वैल्यूज पुट की हैं, पाई की वैल्यू 3.14 है, वैसे कैलकुलेटर वाली भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे एल की वैल्यू 0.99 है और टाइम पीरियड हमारे पास कितना गिवन है, 4.9 सेकेंड है। इसको सिंपल कैलकुलेटर से सॉल्व करने तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। और जी हमारे पास क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, तो उसका यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो ये हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर है, न्यूमेरिकल नंबर 10.3 है। इसमें क्या है कि आपने क्या करना है, सबसे पहले फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम जिसकी लेंथ 1 मीटर है, तो लेंथ हमने 1 मीटर लिख दी है। ऑन अर्थ एंड ऑन मून, मतलब फिर से अपने क्या करना है, दो टाइम पीरियड निकालने हैं। एक आपका टाइम पीरियड अर्थ के लिए होगा और एक इसके लिए होगा, मून के लिए होगा। तो इसके लिए भी वैसे हमने किया कि टी ई का रिप्रेजेंट करेगा अर्थ वाला टाइम पीरियड और टी एम रिप्रेजेंट करेगा मून वाला टाइम पीरियड। तो इसमें नेक्स्ट हमने क्या किया, आगे क्या लिखा, द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सर्फेस ऑफ मून इज़ 1/6 टाइम ऑफ द वैल्यू ऑफ अर्थ। मतलब जो जी मून के ऊपर जो जी की वैल्यू है, जिसको हमने जी एम से रिप्रेजेंट किया है, वो कैसे आएगी, अगर हम अर्थ की ग्रेविटेशन वाली वैल्यू को क्या करेंगे, 6 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे क्या किया हमने, यहाँ पे सिंपली हमने अर्थ की जी ई वाली वैल्यू को 6 से डिवाइड कर दिया। आगे लिखा हुआ है अर्थ की जो जी ई की वैल्यू आपने यूज़ करनी है वो 10 यूज़ करनी है। तो क्या आ गया, जी की जगह आपने 10 लिख दिया, नीचे 6 आ गया, तो डिवाइड करके 1.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बाकी सारी चीज़ें हमें पता हैं। तो आगे क्या करेंगे, हम सोल्यूशन में सबसे पहले देखेंगे फॉर्मूला हमारे पास क्या है, टाइम पीरियड फॉर सिंपल पेंडुलम का यही है। अब नेक्स्ट देखिएगा, अब क्योंकि हमने इसमें टाइम पीरियड निकालना है, वो तो पहले ही लेफ्ट हैंड साइड पे है, तो हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज़ कर देंगे। सबसे पहले ये फॉर्मूला हम लिखेंगे फॉर अर्थ, अर्थ के लिए क्या आ जाएगा, टाइम टी ई आ जाएगा और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी ई आ जाएगा। और इसी तरह मून के लिए क्या आएगा, टी एम आएगा और जी एम आएगा। बस वैल्यू पुट करके आंसर निकालना है, 2 बाई एज इट इज़ आ जाएगा। लेंथ हमारे पास 1 मीटर है दोनों केसेस के लिए और जी ई की वैल्यू 10 है, तो यहाँ से अर्थ के लिए टाइम पीरियड आ गया 2 सेकंड। और मून के लिए टाइम पीरियड कैसे आएगा, जी एम की वैल्यू क्या आएगी 1.67, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 4.9 सेकंड। नेक्स्ट मेडिकल हमारे पास है 10.4। इसमें क्या है, फाइंड द टाइम पीरियड, मतलब अपने टाइम पीरियड की वैल्यू निकालनी है। सॉरी, ये तो 3 वाला ही है। अ सिंपल 10.4, अ सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑन वाइब्रेशन। अच्छा, एक सिंपल पेंडुलम है, वो क्या करता है, कंप्लीट करता है अपनी एक वाइब्रेशन 2 सेकंड्स के अंदर। एक वाइब्रेशन 2 सेकंड का मतलब ये कि आपको गिवन है टाइम पीरियड गिवन है, मतलब एक वाइब्रेशन टाइम टू कंप्लीट 1 वाइब्रेशन इसका टाइम पीरियड, तो इसकी वैल्यू 2 सेकंड आ गई है।
आपने क्या करनी है, लेंथ फाइंड करनी है। लेंथ हमारे पास टू फाइंड में आ जाएगा और जी की वैल्यू आपको गिवन है। सिंपली क्या करेंगे, हम लेंथ ऑफ पेंडुलम टाइम पीरियड का फॉर्मूला लगाएंगे पेंडुलम के लिए। अब क्योंकि दोबारा आपने लेंथ निकाल लिया, लेंथ हमारा अंडर रूट के नीचे है तो दोनों साइड पे स्केयर लेना पड़ेगा। स्केयर लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टी स्केयर, 2 पाई का स्केयर क्या होता है, 4 पाई स्केयर होता है, और अंडर रूट स्केयर रूट से कैंसिल हो गया तो हमारे पास ये टर्म आ जाएगी। हमने अब क्या आंसर निकाला, लेंथ का आंसर निकालना है, तो बाकी ये उधर जाके जी उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 पाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। इस फॉर्मूले को आगे हमने यूज़ किया। अब अर्थ है, आगे लिखा हुआ है कि सिंपली अगर इधर ना भी अर्थ लिखें तो सही है। बस आपने क्या किया, सिंपल बस वैल्यू पुट करके आंसर निकाला है। टाइम की वैल्यू 2 है, टाइम पीरियड की वैल्यू 2 है, जी की वैल्यू 10 है, और बाकी 4 पाई स्क्वायर है। इसको सॉल्व करेंगे तो 1.02 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास 10.5 है। तो इसमें क्या है हमारे पास, इफ़ 100 वेव पास थ्रू अ पॉइंट और हम मीडियम इन 20 सेकेंड, तो नंबर ऑफ वेव्स हमारे पास कितनी है, 100 वेव्स हैं, और सेकेंड टाइम कितना लगता है उनको पास होने में, 20 सेकेंड लगता है। ठीक है, और आगे हमने क्या करना है, फाइंड द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी बतानी है, टाइम पीरियड बताना है, एंड इफ़ द इट्स वेवलेंथ इज 6 सेंटीमीटर, वेवलेंथ की वैल्यू भी आपको गिवन है कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। तो ये ज़रा हम यहाँ पे लिख लेते हैं, मिसिंग है डाटा के अंदर। ये जो हमारी वेवलेंथ है, इसकी वैल्यू कितनी है, 6 सेंटीमीटर। और 6 सेंटीमीटर से हमारे पास मीटर में आंसर कैसे आएगा, आपने 6 को डिवाइड कर देना है 100 के साथ, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 0.06 मीटर्स। तो ये भी हमारे पास डाटा गिवन है। नेक्स्ट हमने ये फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड और स्पीड निकालनी है इसकी। तो सबसे पहले हम क्या निकालें, फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। हमारे पास गिवन है 100 वेव पास होने का टाइम 20 सेकेंड है। तो अगर हम क्या करें, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस को, जो नंबर ऑफ वेव्स को टोटल टाइम से डिवाइड कर दें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक सेकंड के अंदर कितनी वेव्स पास करेंगे उसका टाइम आ जाएगा। मतलब बात क्या समझ आ गई हमारे पास, अगर हम टोटल नंबर ऑफ वेव्स को उसके टोटल टाइम से डिवाइड कर दें तो हमारे पास किसका आंसर आता है, फ्रीक्वेंसी का। मतलब अगर हम 100 वेव को 20 सेकंड के साथ डिवाइड करेंगे तो आपके पास पता चल जाएगा कि एक सेकंड के अंदर कितनी वेव पास की हैं, जिसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू एन ओवर टी। ये जनरल आपके कॉन्सेप्ट से फॉर्मूला के नंबर ऑफ वाइब्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास फ्रीक्वेंसी का आंसर क्या आ गया, 5 हर्ट्ज़। 100 को हमने 20 से डिवाइड किया तो 5 हर्ट्ज़ आ गया। अब नेक्स्ट जो चीज़ हमने फाइंड करनी है वो क्या है, वो है इसका टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का सिंपली हमने फॉर्मूला पढ़ा था, क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो अगर हम फ्रीक्वेंसी को 1 से डिवाइड कर दें तो टाइम पीरियड आ जाएगा, तो 0.2 सेकेंड। और स्पीड, हमारे लिए स्पीड के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू आपको गिवन है 0.06, और फ्रीक्वेंसी आपने 5 निकाली है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.3 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट आपके पास जो न्यूमेरिकल है वो है 6 वाला। उसमें क्या है कि आपके पास एक वुडन बार है जो कि जैसे रिपल टैंक के अंदर था, वाटर की सरफेस के ऊपर वाइब्रेट कर रही है और उसकी फ्रीक्वेंसी है 12 हर्ट्ज़। तो फ्रीक्वेंसी हमने 12 हर्ट्ज़ लिख ली है, और जो वेवलेंथ उसकी प्रोड्यूस होती है 3 सेंटीमीटर, वेवलेंथ 3 सेंटीमीटर आ जाएगी, और उसको हमने 3 को 100 से डिवाइड करके मीटर में आंसर निकाल लिया। आपने स्पीड बतानी कितनी होगी, तो सिंपली वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा से फ्रीक्वेंसी और लैम्डा की वैल्यू पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे, मीटर पर सेकेंड आपका यूनिट आएगा इसमें। नेक्स्ट हमारे पास है 10.7। 10.7 में क्या है कि ट्रांसफर्स वेव प्रोड्यूस होती है स्ट्रिंग के अंदर, उसकी फ्रीक्वेंसी है 190 हर्ट्ज़, फ्रीक्वेंसी गिवन है। और आपको कहा जाता है कि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, अब यहाँ पे लिखा हुआ है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है, तो ये नहीं कहा हुआ कि ये वेव लेंथ है, ये स्प्रिंग की लेंथ है। तो हमने इसको क्या लिखा है, लेंथ लिखा है, या इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जिस लेंथ के सामने को बताया होगा कि ये वेव लेंथ है, उसको ही खाली वेव लेंथ लिखने। और टाइम कितना लगता है, 0.5 सेकेंड। तो यहाँ पे सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले आपने फाइंड आउट क्या करना है, पहले आपने टाइम पीरियड निकालना है, फिर स्पीड निकालनी है, और फिर वेवलेंथ बतानी है।
तो फ्रीक्वेंसी गिवन है, फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल करेंगे तो टाइम पीरियड आ जाएगा। 190 फ्रीक्वेंसी है तो टाइम इज इक्वल टू 1/f होता है, तो 1/190, तो आंसर आ गया 0.05। तो अगर आपने कहा था राउंड ऑफ करना हो तो आखिरी नंबर 5 हो या 5 से बड़ा हो तो पीछे वाले नंबर में एक ऐड करते हैं। तो इस 5 को हमने राउंड ऑफ कर दिया तो पीछे 0 है तो इसकी जगह 1 आ गया, तो 0.01 सेकेंड्स। दूसरा पार्ट में क्या लिखा हुआ है, स्पीड लिखी हुई है। स्पीड के लिए हमने क्या किया है, अपने एस इज इक्वल टू वी टी का फॉर्मूला लगाया है, वहाँ से वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आ गया, वेलोसिटी या स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्टेंस की वैल्यू पुट की है और टाइम की वैल्यू पुट की है तो 180 मीटर पर सेकेंड। वेवलेंथ के लिए हम वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। इसमें हमने क्या किया है कि लैम्डा हमने लेफ्ट साइड पर फ्रीक्वेंसी इधर आके डिवाइड हो जाएगी, स्पीड भी पता है फ्रीक्वेंसी भी पता है, तो वैल्यू पुट कर देंगे और हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 0.95 मीटर। नेक्स्ट है हमारे पास मेडिकल नंबर 8। इसमें क्या गिवन है, वाटर वेव्स इन शैलो रीजन डिश है आपके पास और उसकी लेंथ कितनी है 6 सेंटीमीटर। मतलब वाटर वेव्स की लेंथ 6 सेंटीमीटर है। वेव्स की जो लेंथ होती है उसे कहते हैं वेवलेंथ, तो वेवलेंथ की वैल्यू 6 सेंटीमीटर आ गया। इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे, इस 100 से डिवाइड करके, तो 100 6 डिवाइड बाई 100 आ जाएगा 0.06 मीटर। आगे लिखा हुआ है किसी पॉइंट के ऊपर उसका जो अप एंड डाउन का रेट है, मतलब वाइब्रेशंस का रेट है, वो कितना 4.8 ऑसिलेशन पर सेकेंड। एक सेकंड के अंदर जितनी ऑसिलेशन या वाइब्रेशंस होती है उसे हम कहते हैं वेवलेंथ। तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू एफ से रिप्रेजेंट किया तो फ्रीक्वेंसी आ गई 0.8 हर्ट्ज़। आप लोगों ने स्पीड बतानी है वाटर वेव्स की कितनी होगी और साथ में बताना है पीरियड का, मतलब टाइम पीरियड ही होता है। तो सबसे पहले पार्ट ए में देख लें। पार्ट ए में क्या आ जाएगा, सबसे पहले आपने क्या किया, स्पीड निकाली है। स्पीड के लिए वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा वेव इक्वेशन यूज़ की है। फ्रीक्वेंसी भी पता है, लैम्डा भी पता है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो 0.288 या 0.29 मीटर पर सेकेंड हमारे पास क्या आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी। इस तरह अगर दूसरा पार्ट देखें तो टाइम पीरियड हमारे पास किसके इक्वल है, फ्रीक्वेंसी को उल्टा कर देंगे, रेसिप्रोकल ले लेंगे तो टाइम पीरियड आ जाएगा। तो 1/4 फ्रीक्वेंसी का मतलब है फ्रीक्वेंसी 4.8 है, तो 1/4 4.8 आंसर कितना आ गया 0.208। और 0.208 को अगर राउंड ऑफ करें 0.21 सेकेंड। नेक्स्ट मेडिकल है हमारा 10.9। क्या लिखा हुआ है, एट द एंड ऑफ द रिपल टैंक 80 सेंटीमीटर अक्रॉस। इसका क्या मतलब है, रिपल टैंक की जो लेंथ है वो 80 सेंटीमीटर है। तो लेंथ की वैल्यू हमने एस से लिखी थी, एस को 80 सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, 80 को 100 से डिवाइड करके, तो आंसर 0.8 मीटर। और 5 हर्ट्स, हर्ट्स लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये फ्रीक्वेंसी है। आगे बताया हुआ है उस वेवलेंथ, वेवलेंथ जब क्रिएट होती है तो उसके बाद कितनी वेवलेंथ है, 40 मिलीमीटर है। तो 40 मिलीमीटर, मिली की वैल्यू 10⁻³ होती है, तो यहाँ पे 40 × 10⁻³ मीटर आ गया। आपने टाइम पीरियड निकालना है, टाइम फाइंड द टाइम द वेव नीड टू क्रॉस द टैंक। तो सिंपली हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा यहाँ पे पुट करते हैं। फ्रीक्वेंसी आपको पता है, वेवलेंथ भी आपको पता है, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आपका आ गया आंसर यहाँ पे 200 × 10⁻³ या इसको अगर हम पॉइंट्स में लिखे तो 0.2 मीटर पर सेकेंड आपके पास स्पीड आ जाएगी। और एक दोबारा हमने कौन सा यूज़ करना है, स्पीड फॉर्मूला या डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करना है, वी इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। अब यहाँ पे क्या है, टाइम उधर चल जाएगा, टाइम और स्पीड आपस में क्या हो जाएगी, एक्सचेंज हो जाएंगे। टाइम इधर आ गया, वेलोसिटी या स्पीड इधर आ गई। तो टोटल डिस्टेंस 0.8 है, स्पीड 0.2 निकाली है, तो आंसर कितना आ जाएगा टाइम का 4 सेकेंड। नेक्स्ट मेडिकल है हमारा 10.10। इसमें क्या किया ना, व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ द, ये इंपॉर्टेंट मेडिकल है। आपने बताना है कि आपके पास वेवलेंथ बतानी है, तो 2 फाइंड में वेवलेंथ आ जाएगी रेडियो वेव्स की। अच्छा रेडियो वेव जो सी मर्जी वेव्स है तो वेव्स ही है, फॉर्मूला आपको वही लगना है, वेव इक्वेशन वाला। और आपकी 90 मेगाहर्ट्ज़ उसकी फ्रीक्वेंसी है, तो 90 मेगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी आ गई। मेगा हमारे पास प्रीफिक्स है तो इसकी 10⁻6 वैल्यू होती है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ कि रेडियो वेव की स्पीड कितनी है, ये आपने याद रखना है। रेडियो वेव की स्पीड ऑफ लाइट मतलब 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा से सॉल्व करेंगे। तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, फॉर्मूला ज़रा गलत दिखा है, यहाँ पे वी की जगह क्या आ जाएगा, लैम्डा आना है। तो आपके पास लैम्डा इधर जाके डिवाइड हो, फ्रीक्वेंसी इधर जाके डिवाइड हो जाएगी, तो लैम्डा का फॉर्मूला क्या आएगा, वेलोसिटी ओवर फ्रीक्वेंसी। तो ऊपर वेलोसिटी लिखा, नीचे फ्रीक्वेंसी लिखा, तो आंसर कितना आ जाएगा 3.33 मीटर। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास जो साइड इन्फॉर्मेशन जो रहती हैं वो देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन वहाँ से बन सकते हैं। तो सबसे पहले तो यही है कि हमने पहले पढ़ा था, स्पाइडर क्या करता है, अपने शिकार को वाइब्रेशंस की वजह से डिटेक्ट करता है। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये हमने डिस्कस किया था कि काइनेटिक एनर्जी कहाँ पे मैक्सिमम होगी, पोटेंशियल एनर्जी कहाँ मैक्सिमम होगी।
यहाँ से क्या याद रखना था कि ये एमसीक्यूज आता होता है कि आपके जो इंसान के कान की फ्रिक्वेंसी है वो कितनी है। तो इंसान का कान 1 सेकंड के अंदर 20,000 दफ़ा वाइब्रेट करता है, तो क्या आ जाएगा 20,000 हर्ट्स फ्रिक्वेंसी आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज़ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इन सिंपल हार्मोनिक मोशन व्हेन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। तो इसके लिए ना हम ये एग्जांपल लेते हैं, ये मैथ टैटू स्प्रिंग के अंदर ज़रा देखिएगा। यहाँ पे ना जब हमने पहले इसको किया था तो उस केस में हमने ये ग्राफ वगैरह सारे रिमूव कर दिए थे। ये रिमूव कर देनी नहीं चाहिए हमें, ये भी नहीं चाहिए, ये वाला भी नहीं चाहिए, ये वाला ग्राफ देखना है। इसमें जो यू है ना, यू हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है और के हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है। देखिएगा अगर हम इसको मूव करवाते हैं तो जैसे ही आप ज़रा गौर कीजिएगा, जैसे ही हमारी ये जो मिड वाली पोजीशन है ये मीन पोजीशन है और बाकी दोनों एक्सट्रीम है। इसका मतलब जो ग्रीन वाली है ये आपके पास मैक्सिमम कहाँ पे होती है, मीन पोजीशन पर, मतलब काइनेटिक एनर्जी मीन पर मैक्सिमम होती है और पोटेंशियल एनर्जी मीन पर मिनिमम होती है। ये ग्राफ शो कर रहा है एनर्जी ग्राफ। इसी ग्राफ को अगर हम यहाँ पे स्टडी करें तो ये कुछ इस तरह से है। तो ज़रा देखना है हमने, यहाँ हमारे पास ये बात है कि हमने ये बात बतानी है कि टोटल डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन कितना होगा जब ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो अगर हम इसको यहाँ से देखें तो ये हमारे पास ये वाली जो पोजीशन है ये मीन है, इसी तरह ये वाली जो पोजीशन है ये क्या है, ये एक्सट्रीम है। और फर्दर वो दूसरे एक्सट्रीम, हम खाली ना इस वाले पोर्शन की बात कर लेते क्योंकि उधर वाली तो बिल्कुल सेम आएगी। तो इसमें देखना है कि अब बच्चे कहते हैं कि सर ये क्योंकि खाली ना इतना पोर्शन देखें आप, ये वाला पोर्शन, अगर हम खाली इस पोर्शन को देखेंगे तो ये मीन से एक्सट्रीम तक जो फासला होगा उसे हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। अच्छा देखिएगा जहाँ पे ये दोनों लाइंस, ये रेड वाली लाइन और ग्रीन वाली लाइन मैच कर रही है ना, मीट करेंगी, वहाँ पे क्या होगा, दोनों एनर्जीज आपस में सेम, मतलब ये जो ब्लू वाला पॉइंट है यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो ग्राफ ज़रा आपको नज़र है, ग्राफ ना बिल्कुल आपका ये सर्कुलर नहीं है, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये ग्राफ आपका एलिप्टिकल है, ये पैराबोलिक ग्राफ कह लें इसे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास इतने कंसर्न है, बस जनरली देखते कि यहाँ पे है क्या, ऐसे करना क्या है इसको। देखिएगा जो ब्लू पॉइंट है यहाँ पे क्या होगा, जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो किसकी इक्वल होगी, पोटेंशियल एनर्जी की इक्वल होगी, ठीक है, जहाँ पे लाइंस मीट करेंगी। तो अगर आप देखें ये जो लाइंस मीट कर रही हैं ये आपके पास मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन के एग्जैक्ट बीच में नहीं आ रही, ये थोड़ा सा, अगर हम एग्जैक्ट बीच की बात करें तो ये हमारे पास क्या है, ये एग्जैक्ट आपकी मीन और एक्सट्रीम के बीच में एक लाइन आती है। तो ये जो हमारे पास ये जो पॉइंट है जहाँ पे मीट कर रहे हैं ये हमारे पास क्या है, ये मिड से थोड़ा सा क्या है, आ गया है। तो आपने याद रखना है पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी जिस पॉइंट पे मीट करेंगी वहाँ पर जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा मीन पोजीशन से वो कितना होगा, 70% होगा। मतलब देखिए ना इस लाइन तक आपके पास कितना आएगा, इस लाइन तक हमारे पास डिस्प्लेसमेंट ये हमारे पास क्या तकरीबन मीन और एक्सट्रीम का बीच में हाफ है। तो यहाँ पे हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट 50% है टोटल डिस्प्लेसमेंट की, मतलब आप कह सकते हैं हाफ डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट है मीन और एक्सट्रीम के दरमियान। लेकिन अब देखिए जहाँ भी ये दोनों मीट कर रही हैं और थोड़ी सी क्या है, आगे हैं, थोड़ी सी आगे का मतलब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 70% है। ये बात हमने याद रखनी है, जब हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट फॉर मीन पोजीशन है वो 70% हो जाएगा तब आपकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ पे आपने बस यही आंसर लिखना है, आंसर क्या लिखना है वो भी हम लिख लेते हैं यहाँ पे, इसका आंसर आएगा व्हेन डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, या सिंपली लिख लें काइनेटिक एनर्जी एंड potential energy will be equal if displacement from mean position is
70% ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट को क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ एम्पलीट्यूड। तो इस केस के अंदर क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल के इक्वल होगी। नेक्स्ट हमारे पास ये है, मैंने बॉल आपके ये पढ़ा हुआ पहले हमने, जब बॉल आपकी मूव करती है बाउल के अंदर तो रीस्टोरिंग फोर्स कौन प्रोवाइड करता है, ग्रेविटी की फोर्स, फोर्स ऑफ ग्रेविटी जिसे हम वेट भी कहते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि फोर्स एक्टिंग ऑन डिस्प्ले, द फोर्स एक्टिंग ऑन डिस्प्लेस पेंडुलम, द रीस्टोरिंग फोर्स डैश काजिंग द पेंडुलम टू अंडरगो सिंपल हार्मोनिक मोशन इन द कंपोनेंट ऑफ वेट। ये भी हमने पढ़ा था कि सिंपल पेंडुलम के अंदर एम डी साइन थीटा क्या होता है, हमारे पास कंपोनेंट होता है वेट का, और ये प्रोवाइड करता है रीस्टोरिंग फोर्स। तो इसमें और क्या बात लिखा हुआ है कि जो आपकी रीस्टोरिंग फोर्स होगी ये क्या होगी, टेंजेंट होगी, मतलब पार्ट तो आपका देखिए ना एक कर्व आ रहा है लेकिन रीस्टोरिंग फोर्स बिल्कुल स्ट्रेट आती है। तो ये क्या है, हमारे पास अलोंग द टेंजेंट मूव एक्ट कर रहा है, मतलब टुवर्ड द मेन पोजीशन। आगे लिखा हुआ है टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम क्या होता है, द टाइम टू कंप्लीट वन साइकिल या वन वाइब्रेशन, सिंपली बात है। ये हमने पढ़ा था, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इंडिपेंडेंट होता है मैस एंड एम्पलीट्यूड के। ये 10 क्लास के बाद प्रैक्टिकल्स भी होते हैं उसमें प्रूव करेंगे। और अभी ये प्रूव ये फॉर्मूला से हो भी रहा है क्योंकि इसके अंदर ना तो मैस आता है ना तो एम्पलीट्यूड आता है। ये फर्दर ये था कि हाइजेंस ने क्या किया था, हमारे पास इन्वाइट किया था सिंपल पेंडुलम पेंडुलम क्लॉक इन्वेंट किया था, क्योंकि इसको पता कि अगर हम क्या करेंगे, दोनों की लेंथ सेम रखेंगे, किसी भी पेंडुलम की लेंथ सेम रखेंगे, तो देखना अर्थ के लिए जी की वैल्यू सेम है, तो अगर आप क्या करेंगे दो पेंडुलम की लेंथ सेम कर देंगे तो बाकी सारी चीज़ें तो सेम ही आएंगी, तो उसके टाइम पीरियड भी क्या होंगे, सेम होंगे। इसको इम्प्लीमेंट करते हुए उसने क्या बनाया था, पेंडुलम क्लॉक बनाई थी 1656 के अंदर, और उसका पेंडुलम की वजह से क्या करता था, वो एक्यूरेटली वर्क करता था। बाकी आगे ये लिखा हुआ है, ये हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है और मैग्नेटिक फील्ड होती है, और ये दोनों फील्ड आपस में क्या होती है, परपेंडिकुलर होती हैं। मैकेनिकल वेव पास कर सकती हैं वैक्यूम के अंदर से, एम्प्टी स्पेस के अंदर मैकेनिकल वेव्स नहीं पास कर सकती। यहाँ से बात याद रखनी है, जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है ना, वो क्या करती हैं, फास्टर मूव करती हैं सॉलिड के अंदर देन गैसेज और लिक्विड। लॉन्गिट्यूडनल वेव ने कंप्रेशन और रेस्ट्रक्शन की फॉर्म में मूव करना होता है, तो सॉलिड्स के अंदर पार्टिकल पास पास होते हैं तो ज़्यादा कंप्रेशन और रेस्ट्रक्शन क्रिएट हो जाता है। ट्रांसवर्स वेव क्या करती हैं, वो सॉलिड्स के अंदर से पास करती हैं, तो देखिए ना ट्रांसवर्स वेव में अप एंड डाउन मूव करना है, मतलब पार्टिकल अप एंड डाउन मूव करेंगे। तो सॉलिड्स के पार्टिकल क्योंकि क्या होते हैं आपस में क्या होते हैं, पैक होते हैं, उनके बीच में एक्स्ट्रा स्पेसेस बहुत ज़्यादा कम होती हैं, तो अप एंड डाउन कम मूव करते हैं, तो लेकिन वो कंप्रेस या स्ट्रेच ज़्यादा हो सकते हैं। तो क्या बात समझ आ गई, लॉन्गिट्यूडनल वेव सॉलिड्स के अंदर से फास्टली मूव करेंगी और ट्रांसवर्स वेव कम स्पीड से मूव करेंगी। बस यहाँ से ही बात याद रखनी है। और फर्दर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्योंकि इसमें जैसे देखिए, इट इज़ बिकॉज द रीस्टोरिंग फोर्स इज एक्टेड ड्यूरिंग द अप एंड डाउन मोशन, वो क्या होती है, कम होती है, क्योंकि सॉलिड्स के अंदर जो रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से जो होता है मॉलिक्यूल अप एंड डाउन मूव नहीं कर सकते। आपने सिंपल बस ये याद रखें, सॉलिड्स के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो अप एंड डाउन जो उनसे करते हैं वो कम कर सकते हैं, क्योंकि उसमें आपके पास एक्स्ट्रा स्पेसिस कम होती हैं। तो यहाँ से क्या बात समझ आ गई कि ट्रांसवर्स वेव कम प्रोड्यूस हो सकती हैं, लेकिन वो कंप्रेस ज़्यादा हो सकती हैं, ये हमने पहले भी पढ़ा था, और एक्सपैंड भी कर सकती हैं थर्मल एक्सपेंशन के अंदर। तो क्या करते हैं हम, सॉलिड्स के मरी लॉन्गिट्यूडनल वेव ज़्यादा पास कर सकती हैं तेज़ी से। ये हमने पहले ये भी डिस्कस किया था कि जो हमारे पास हाई फ्रिक्वेंसी होती है उसमें क्या चाहिए होता है, आपकी वाइब्रेशन पर सेकंड ज़्यादा चाहिए होती है, इसका मतलब आपको ज़्यादा एनर्जी पर सेकंड देनी पड़ेगी टू जनरेट द देन टू देनी पड़ेगी हाई फ्रीक्वेंसी। मतलब क्या बात समझ आ गई, अगर आपने हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स क्रिएट करनी है तो आपको ज़्यादा एनर्जी एक सेकंड में देनी पड़ेगी, देन कि अगर आपने लो फ्रीक्वेंसी क्रिएट करनी है तो आपको कम एनर्जी एक सेकंड में देनी पड़ेगी। इसका क्या मतलब है, जो हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स होती हैं वो ज़्यादा एनर्जी कैरी कर सकती हैं देन लो। अगर इन दोनों का एम्पलीट्यूड सेम भी हो लेकिन फ्रीक्वेंसी कम या ज़्यादा है तो एनर्जी कम जाएगी अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है।
लेकिन अगर फ्रिक्वेंसी कम है तो एनर्जी भी कम ट्रांसफ़र होगी। अर्थक्वेक के बीच में क्या होता है हमारे पास, जो क्रस्ट अर्थक्वेक क्या प्रोड्यूस होता है, अर्थक्वेक प्रोड्यूसेस वेव्स थ्रू द क्रस्ट ऑफ द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ अ सिस्मिक वेव। ये आपने सेस्मिक वेव्स के नाम याद रखने हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, बाय स्टडिंग सच वेव, इनको स्टडी करके क्या होता है हमें पता चलता है कि अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर किस तरह के, बाकी सारी एक्टिविटीज़ हम ये देख सकते हैं। यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन जो आता है वो ये है कि आपकी ये सेस्मिक वेव्स क्या होती हैं, व्हाट आर सेस्मिक वेव्स। ये बात हमने पढ़ी थी कि व्हाट डू द डार्क एंड द ब्राइट फ्रिंचेस क्या रिप्रेजेंट करती हैं, तो डार्क फ्रिंचेस इसका आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो डार्क आपके पास होते हैं, डार्क लाइन स्टफ को रिप्रेजेंट करते हैं और ब्राइट लाइन क्रस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। ये लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन, व्हाट हैपन टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव व्हेन वाटर पास फ्रॉम डीप टू शैलो रीजन। तो आपके पास क्या होता है, वेव्स के साथ क्या होता है, डीप और शैलो रीजन की तरह हमारे पास डीप्स का मतलब यहाँ पे आपके पास क्या है, डेप्थ ज़्यादा है, शैलो का मतलब वहाँ पे डेप्थ कम है। तो हमने कहा था जैसे ये पास करेंगी शैलो रीजन के अंदर के वेवलेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। वेवलेंथ का मतलब ये फासला, इस वेव्स के बीच फासला कम हो जाएगा। वेवलेंथ कम होगी तो स्पीड भी कम होगी। ये दो बातें आपने बस इसमें लिख देनी है, लेकिन फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। the magnitude of angle of incident and the angle of refraction equal, नहीं एंगल ऑफ इंसिडेंट और ये बात याद रखनी है यहाँ पे। कि हमने जो ये एंगल पढ़े थे रिफ्लेक्शन के लिए। रिफ्लेक्शन के अंदर क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टेड एंगल जो होगा, रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, सेम होगा। लेकिन रिफ्लेक्शन के अंदर ये सेम नहीं होगा, ये कम ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। इक्वल नहीं होगा एंगल, बस इतना याद रखने वाला। आगे क्या है, विच वन विल बी ग्रेटर, कि कौन सा एंगल ग्रेटर होगा। क्या बात याद रखनी है कि एंगल ऑफ जो इंसिडेंट रिफ्रैक्टिव एंगल होगा वो क्या होगा, ग्रेटर होगा, ठीक है। बाकी चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया, हम नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2। एमसीक्यूज मेरे ख्याल से नहीं किए थे, तो एमसीक्यू ज़रा देख लीजिएगा। एमसीक्यूज में क्या आ जाएगा, सबसे पहले विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो क्या आ जाएगा इसमें, सिंपली सिंपल हार्मोनिक मोशन की कौन सी एग्जांपल है हमारे पास, हमने बस ये पहली वाली पढ़ी है, इसमें मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। आगे क्या कहता है, अगर हम मैथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं 3 फैक्टर, मतलब 3 टाइम्स ज़्यादा करते हैं। मतलब जहाँ पे मैथ्स है वहाँ पे 3 मैथ्स टाइम 3m लिखना है, जहाँ पे मैथ्स m है ना वहाँ पे 3m लिखना है। तो आपके बाद पेंडुलम के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा टाइम पीरियड पर। तो टाइम पीरियड फॉर सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला के अंदर हमारे पास 2 पाई √L/g आता है, मतलब मैथ्स आता ही नहीं है। तो मैथ्स को आप जो मर्जी करते रहें, आपका आंसर वही आएगा, रिमेन सेम। नेक्स्ट क्या आ जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस टू प्रोड्यूस द ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव ऑफ हेलिकल स्प्रिंग, जिसे आपने स्लिंकी भी कहा था, उससे क्या कर सकते हैं, हेलिकल स्प्रिंग भी उसे कहते हैं। उससे हम दोनों किस्म की वेव प्रोड्यूस कर सकते हैं। वेव ट्रांसफ़र क्या करती हैं, वेव एनर्जी ट्रांसफ़र करती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेथड ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र, कंडक्शन से हीट ट्रांसफ़र होती है, ठीक है। और इसी तरह दूसरी ऑप्शन, रेडिएशन से भी हीट ट्रांसफ़र होती है, वेव मोशन से भी कोई आपकी एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, तो इसका मतलब इसमें आ जाएगा ऑल ऑफ दीज। आगे क्या लिखा हुआ है, ऑल द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की आपके पास क्या होती है, सेम स्पीड होती है, ये सेम स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव करती हैं। स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, 3.0 × 10⁸। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है कि आपके पास क्या है, एक लार्ज रिपर टैंक है जिसमें आपके पास क्या फ्रीक्वेंसी 30 हर्ट्ज़ है, एंड डिस्टेंस कितना कवर होता है, 50 सेंटीमीटर। और आपने उसकी क्या बतानी है, वेलोसिटी बतानी है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम सबसे पहले v = f से इसका आंसर निकालेंगे। इसको ज़रा ना मैं सॉल्व कर लेता हूँ ज़रा।
जिसमें ज़रा देखिएगा कि ये ना 25 यहाँ पे ज़रा आगे, इसका क्या मतलब है कि रिपोर्ट एंगल्स के अंदर फ्रीक्वेंसी 30 हर्ट्स है, वो क्या कर रहा है 25 कंप्लीट वेव्स प्रोड्यूस कर रहा है और टोटल डिस्टेंस कितना लग रहा है 50 सेंटीमीटर। आपने वेलोसिटी बतानी है, तो सबसे पहले ना इसको यहाँ पे देख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी हमारे पास 30 हर्ट्स है और टोटल डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर मतलब 0.5 मीटर है 100 से डिवाइड करके। देन नंबर ऑफ वेव्स कितनी क्रिएट हो रही है 25 वेव्स, ठीक है। अच्छा अब देखिए 25 वेव्स के लिए डिस्टेंस कितना लग रहा है 50 सेंटीमीटर, मतलब अगर 25 वेव की टोटल लेंथ करेंगे तो कितनी आएगी 50 सेंटीमीटर, ये 0.5 मीटर। तो एक वेव की लेंथ कितनी आएगी उसके लिए आपने क्या करना है टोटल डिस्टेंस को नंबर ऑफ वेव से डिवाइड कर दें। आपके जैसे आपके पास क्या है, जैसे टोटल प्राइस आपकी 100 है और टोटल चीज़ें आपने लिया 10, तो एक चीज़ की प्राइस कैसे आएगी, टोटल प्राइस को आपने 10 से डिवाइड कर दिया तो आपका एक चीज़ की प्राइस आ जाएगी। इसी तरह टोटल डिस्टेंस हमारे पास 0.5 है और इसमें वेव्स बन रही है 25। अगर आपने एक वेव की लेंथ निकालनी है तो आपको टोटल डिस्टेंस को नंबर ऑफ वेव्स के साथ डिवाइड करना पड़ेगा। तो क्या अगर टोटल डिस्टेंस का नंबर ऑफ वेव से डिवाइड कर दिया तो आपके पास आंसर आ जाएगा एक वेव की लेंथ, जिसे हमने वेव लेंथ कहते हैं। बाद में वी इक्वल टू एफ लैम्डा से हम क्या करेंगे, बस दोनों को मल्टीप्लाई करवा तो 0.6 मीटर पर सेकेंड क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 0.6 सेंटीमीटर हमारे पास आंसर है। इसको अगर हम कन्वर्ट करें सेंटीमीटर पर सेकंड के अंदर तो उसका आंसर क्या है। अच्छा इसको अगर हम कन्वर्ट ना ही करें ना यहाँ से तो सही है, आपको कन्वर्जन करनी नहीं पड़ेगी। यहाँ पे क्या आ जाएगा 50 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 25, तो ये आंसर आ जाएगा 2 सेंटीमीटर्स। और इसी तरह यहाँ पे 2 सेंटीमीटर्स लिखेंगे, जब आंसर आएगा तो ये आ जाएगा आपका 60, लेकिन यूनिट क्या आएगा सेंटीमीटर पर सेकंड, क्योंकि ये हमारे पास अब क्या है सेंटीमीटर पर सेकंड में आंसर है, क्योंकि यही ऑप्शन आपको एमसीक्यूज में गिवन है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 50 सेंटीमीटर पर सेकंड, 60 सेंटीमीटर पर सेकंड। नेक्स्ट हमारे पास है आपकी कौन सी वेव की कैरेक्टरिस्टिक दूसरे से अलग होती है। हमने फॉर्मूला पढ़ा वी इक्वल टू एफ लैम्डा, तो उसमें स्पीड भी आता है, फ्रीक्वेंसी भी आती है, वेवलेंथ भी आती है, लेकिन एम्पलीट्यूड नहीं आता, तो एम्पलीट्यूड किसी पर डिपेंड नहीं कर रही, ठीक है। तो रिलेशन क्या होता है वी इक्वल टू एफ लैम्डा होता है, तो इसको रीअरेंज करें, ये देखें वी इक्वल टू एफ लैम्डा, तो ये बी वाली ऑप्शन बनती है। बाकी मैं जो बुक वगैरह का है जो लिंक है या स्लाइड वगैरह का लिंक है वो मैं डाल देता हूँ वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहाँ से आप लोग ले सकते हैं। नेक्स्ट हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे।